हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी आईआईबीएस सर्टिफिकेशंस की तैयारी कर रहे हो तो हमारे पास आईटी सिक्योरिटी का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कंसेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स ही प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में आईटी सिक्योरिटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूज़र हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक आईओएस यूज़र हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज़ करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना है समर 2023। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज़ करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग सिक्योरिटी स्टैंडर्ड और बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आईटी सिक्योरिटी की फील्ड में यूज किए जाते हैं। हम डिटेल में देखेंगे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कौन कौन से सिक्योरिटी स्टैंडर्ड और बेस्ट प्रैक्टिसेस का यूज करती हैं अपनी आईटी सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड का मीनिंग समझते हैं कि सिक्योरिटी स्टैंडर्ड बेसिकली होते क्या है। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड कुछ गाइडलाइंस होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं, जिनका यूज करके जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो आईटी सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करते हैं। ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं कि वो किस तरीके से आईटी सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करें ताकि उनका जो डाटा है और जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर जो है सिक्योर रहे। और ये जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं इनको जनरली जो रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज होती हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही होती है उनके द्वारा जो है वो बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक इंपॉर्टेंट हमारा आईएसओ स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, आईएसओ 9001। इसको हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने जो है वो बनाया है। और ये जो है क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ डील करती है। यानी कि ये बताते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी और अपनी जो प्रोसेस है, ठीक है, अपने जो प्रोडक्ट हैं, जो सर्विसेज हैं और जो प्रोसेसेस हैं, उनकी क्वालिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे उसे यहाँ पर जो है मेंटेन करके रख सकते हैं। तो जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट कर रही होती है तो हमेशा वो इस स्टैंडर्ड का यूज जो है वो करती है। और ये इसी स्टैंडर्ड को हम क्या कहेंगे, एक तरीके से सिक्योरिटी स्टैंडर्ड जो है वो कहेंगे। क्लियर है आपको? नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ट प्रैक्टिस। क्या है हमारा यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, तो ये यहाँ पर देखो कुछ इंडस्ट्री एक्सेप्टेड मेथड्स होते हैं और टेक्निक्स होते हैं या फिर अप्रोचेस होते हैं जिनका यूज करके हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अपनी आईटी सिक्योरिटी को इन्हांस करती है। जैसे आप ऐसे समझो, कोई भी हम काम करते हैं, ठीक है, कोई भी हम वर्क करते हैं तो उसको करने का एक बेस्ट तरीका होता है, ठीक है, बेस्ट तरीका होता है जिससे हम उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही आईटी सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, जिनको यूज करके जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपनी आईटी सिक्योरिटी को इन्हांस कर पाती है ताकि उसका डाटा इन्फॉर्मेशन सिक्योर है। और उसी को हम बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो कह देते हैं, ठीक है। अब ये जो मेथड्स और टेक्निक्स होते हैं इनको जनरली कोई बॉडी ऐसे इस्टेब्लिश नहीं करती, बल्कि समय के साथ जो इंडस्ट्री है उसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो प्रैक्टिसेस है ना वो बेस्ट है किसी भी फील्ड के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि जो उनके पास जो वर्कर्स काम करते हैं उनको इक्वल पे की जाए, यानी कि कोई भी वर्कर आता है जितना वो काम करता है उसके इक्वल उसको यहाँ पर पेमेंट जो है वो की जाए। अगर वो ओवर टाइम लगा रहा है तो उसको ओवर टाइम पे किया जाए। तो ये क्या है, एक बेस्ट प्रैक्टिस है। ऐसे ही आईटी सिक्योरिटी की फील्ड में भी कुछ यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं जिनका यूटिलाइज करके आईटी सिक्योरिटी को इन्हांस जो है वो किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, अब ये क्या है, तो यहां पर देखो ये एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम क्या है, स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना और उसको पब्लिश करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज कर सके। तो ये जो बॉडी है वो ऐसे स्टैंडर्ड जो है स्टैब्लिश करती है जो कि यहाँ पर क्वालिटी के साथ, सेफ्टी के साथ और एफिशिएंसी के साथ डील करती है। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ पर प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी को इंक्रीज करने और उसको मेंटेन करने के लिए बताती है, उसकी सेफ्टी के बारे में बताती है और एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज की जा सकती है
उसके बारे में यहाँ पे जो है बताती है। अब ये जो स्टैंडर्ड इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है, इसको ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, यानी कि ग्लोबल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनको अडॉप्ट करते हैं, इसको यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, ISO 9001, तो ये एक स्टैंडर्ड है जो कि इसके द्वारा डेवलप किया गया है और एस्टैब्लिश किया गया है। तो ये किसके साथ डील करते हैं? क्वालिटी के साथ, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बनाती है जो कि क्वालिटी, सेफ्टी, एफिशिएंसी और कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो डील करती है। अब इसके कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। वैसे तो इसने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, पर जो आईटी सिक्योरिटी के साथ रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला जो स्टैंडर्ड है वो क्या है? ISO/IES 12207/2008, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड का नाम है, और ये जो 2008 है, ये क्या है? ईयर है जब यहाँ पर इसको इस्टेब्लिश जो है वो किया गया था, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड है वो बेसिकली डील करता है सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है। आईटी का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? सॉफ्टवेयर का। तो ये सॉफ्टवेयर के साथ डील करता है कि और ये हमें स्टैंडर्ड बताता है कि एक सॉफ्टवेयर को कैसे अच्छे तरीके से मैनेज किया जाएगा, यानी कि उसे कैसे डेवलप किया जाएगा, उसको कैसे सप्लाई किया जाएगा, उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, इस सारी चीजों के बारे में ये स्टैंडर्ड जो है हमें यहाँ पर बताता है। क्लियर है? तो जो पूरा का पूरा लाइफ साइकिल होता है एक सॉफ्टवेयर के बारे में, उसको कैसे डिफाइन करना है, कैसे मैनेज करना है, उसके बारे में ये स्टैंडर्ड हमें जो है वो बताता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर की एक्विजिशन होगी, सप्लाई होगी, डेवलपमेंट होगी, ऑपरेशन होगी, तो इनके बारे में जो है ये स्टैंडर्ड हमें यहाँ पर बताता है। अगर हम यहाँ पर की कंपोनेंट की बात करें तो इस स्टैंडर्ड के दो की कंपोनेंट है, एक क्या है? प्रोसेसेस, एक क्या है? एक्टिविटीज, ठीक है। प्रोसेसेस का मतलब कौन कौन से प्रोसेसेस यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। तो पहला प्रोसेस क्या है? एक्विजिशन। तो ये हमें बताता है कि जो सॉफ्टवेयर जब एक्सटर्नल सोर्सेस से एक्वायर किए जाएंगे तो वो कैसे किए जाएंगे। उसके बाद क्या है? सप्लाई। जब हम सॉफ्टवेयर को एक्वायर कर लेते हैं या फिर हम अपना सॉफ्टवेयर बना लेते हैं तो उसे कस्टमर और यूजर्स तक सही तरीके से डिलीवर कैसे करना है। उसके बाद डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, यानी कि अगर हम अपना सॉफ्टवेयर खुद का बनाना चाहते हैं तो उसकी डिजाइनिंग कैसे की जाएगी, कोडिंग कैसे की जाएगी, टेस्टिंग कैसे की जाएगी, उसके बारे में। उसके बाद क्या? ऑपरेशन। जब हम सॉफ्टवेयर को बना लेंगे या फिर हम एक्वायर कर लेंगे तो उसको ऑपरेट कैसे करेंगे, उसको हम यूज कैसे करेंगे। उसके बाद मेंटेनेंस, ठीक है, उसको मेंटेन कैसे करेंगे, यानी कि अगर समय के साथ में कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है तो वो चेंजेस हम कैसे करेंगे, वो चीज आ गई। उसके बाद क्या आ गया? सपोर्ट आ गया। हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने हैं यूजर्स को, ताकि वो अपने सॉफ्टवेयर को सही तरीके से यूज कर सके। नेक्स्ट क्या? डिस्पोजल, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, लास्ट में सॉफ्टवेयर अगर काम करनी है तो उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, तो उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिविटीज। क्या क्या एक्टिविटीज जो है इस स्टैंडर्ड के अंदर आ जाती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज के साथ डील करता है। पहली क्या है? प्लानिंग, ठीक है। तो प्लानिंग के अंदर हम प्लान बनाते हैं कि एक सॉफ्टवेयर जो है, ठीक है, उसको हम क्यों डेवलप करना चाहते हैं, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको डेवलप करने के लिए हमें कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, उसका स्कोप क्या रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे, वो चीज डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्या है? असेसमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारी करंट स्टेट होती है, ठीक है, उसे हम असेस करते हैं कि जो करंट स्टेट है हमारी, क्या वो सही है, ठीक है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए करंट स्टेट कैपेबल है या फिर नहीं है, वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? डिजाइन, ठीक है। अब हम क्या बनाते हैं? एक डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन का मतलब कि आप एक ब्लूप्रिंट बनाते हो कि आपको वो काम जो है वो किस तरीके से यहाँ पर करना है। जैसे कोई घर बनता है, ठीक है, तो पूरा उसका एक नक्शा बनाया जाता है ना, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो बनाया जाता है। तो ऐसे ही हम एक ब्लूप्रिंट यहाँ पर डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट क्या? इम्प्लीमेंटेशन। तो हमने जो भी डिजाइन यहाँ पर बनाया है, ठीक है, जो भी जॉब्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने फिक्स किए, उसको हम फाइनली यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जिसके अंदर हम इम्प्लीमेंट के अंदर क्या चीजें आ जाती है? कोडिंग आ जाती है, डेवलपमेंट आ जाती है। नेक्स्ट क्या? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के अंदर हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने बनाया वो सही तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं। यानी कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो आप पहले वेरीफाई करोगे ना कि जिस काम के लिए उसको बनाया गया वो काम वो परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं। नेक्स्ट क्या? वैलिडेशन। वैलिडेशन के अंदर ना हम क्या करते हैं, जो हमारे यूजर्स हैं उससे पूछते हैं कि क्या आपका सॉफ्टवेयर जो है जिस काम के लिए आपने परचेज किया वो नीड्स को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, हमने सॉफ्टवेयर बना दिया, अल्टीमेटली किसके लिए बनाया? यूजर्स के लिए, कि यूजर उसको यहाँ पर जो है यूज करें और अपनी जो नीड्स है उनको यहाँ पर फुलफिल करें। तो वैलिडेशन के अंदर हम यही चेक करते हैं कि जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं उनकी नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है सॉफ्टवेयर या फिर नहीं। नेक्स्ट क्या है? डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, रिपोर्ट्स हैं, वो यहाँ पर हम सिस्टमेटिक मैनर में मेंटेन करके रखते हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड था जो मेनली डील करता था सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है? ISO/IES 15288/2008, ठीक है। तो ये भी स्टैंडर्ड हमारा 2008 में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ये जो स्टैंडर्ड है इसका जो स्कोप है थोड़ा सा वाइडर, थोड़ा नहीं आप ज्यादा ही कह लो, थोड़ा वाइडर है पहले वाले स्टैंडर्ड से। तो पहले वाला स्टैंडर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ डील करता था, ठीक है, सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ डील करता था, उसके बारे में बात करता था। पर ये जो स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी सिस्टम है, चाहे वो हार्डवेयर सिस्टम है, चाहे वो सॉफ्टवेयर सिस्टम है, चाहे पर्सोनल सिस्टम है, चाहे डाटा सिस्टम है, उसके साथ डील करता है और उसके उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करने में
हमें यहाँ पर हेल्प करता है। क्लियर है? तो जितने भी इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर सिस्टम्स होते हैं, उनको एड्रेस करने में, उनके बारे में यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड बताता है। बाकी कंपोनेंट इसको बिल्कुल यहाँ पर सेम है, जो कि ऊपर हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्या है? ISO IES 9003 2004। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड 2004 में स्टैब्लिश किया गया था। अब ये जो स्टैंडर्ड, ठीक है, इसका जो मेन काम था वो यही था कि गाइडलाइंस प्रोवाइड करने। किस रिगार्डिंग गाइडलाइन प्रोवाइड करने? कि जो हमारा ISO 9001 है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ डील करता है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी कैसे यहाँ पर इंक्रीज की जाएगी, कैसे मेंटेन की जाएगी, मिनिमम क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर बताता है। तो ये जो स्टैंडर्ड है हमारा 9003, ये हमें खास करके जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके फील्ड में बताता है कि जो क्वालिटी है, क्वालिटी से रिलेटेड ये जो स्टैंडर्ड है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, ताकि हमारी जो क्वालिटी होगी सॉफ्टवेयर की वो मेंटेन रहे, उसको हम इंक्रीज कर सकें। नेक्स्ट अगर की कंपोनेंट की बात करें तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? पहला है अलाइनमेंट विद ISO 9001। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड का जो मेन पर्पस है वो यही है कि 9001 के साथ अलाइनमेंट करनी है और यूजर को बताना है कि 9001 स्टैंडर्ड को हम सही तरीके से कैसे यहाँ पर इंप्लीमेंट जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की। तो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को सही तरीके से इंप्लीमेंट जो है वो करना है। नेक्स्ट बात करते हैं ISO 27,000 स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये कोई एक सिंगल स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि एक फैमिली है स्टैंडर्ड्स की। मतलब कि इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जिनका यूज किया जाता है आईटी सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए। क्लियर है? तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एक फैमिली है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फॉर्म में डिजाइन किए गए हैं, और इनका जो मेन पर्पस है वो यही है कि जितने भी हमारे इंफॉर्मेशन एसेट है उसकी सिक्योरिटी को मैनेज किया जा सके, यानी कि किसी भी अनऑथराइज एक्सेस या फिर थेफ्ट से हमारे इंफॉर्मेशन एसेट को बचाया जा सके। अब ये जो स्टैंडर्ड्स हो, ठीक है, यहाँ पर 27,000 जो स्टैंडर्ड है, इनका जो मेन पर्पस है वो यही है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा सके, उसको इंप्लीमेंट किया जा सके और ऑपरेट किया जा सके। तो ये जो स्टैंडर्ड है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ डील करता है। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? तो सिंपली एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम हमारे जितने भी इंफॉर्मेशन एसेट्स होते हैं, डाटा होते हैं, उनको सिस्टमैटिक मैनर में सिक्योर कर पाते हैं। यानी कि इसमें इसके अंदर कुछ प्रोसेसेस होते हैं, एक्टिविटीज की जाती है ताकि हमारा जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो यहाँ पे जो है सिक्योर है। तो ये जो स्टैंडर्ड है वो इसी सिस्टम को इंप्लीमेंट, मतलब इस सिस्टम को मैनेज करने में हेल्प करता है। तो इसके अंदर इस सिस्टम को इस्टेब्लिश करने से लेकर इंप्लीमेंट करने से लेकर ऑपरेटिंग, मॉनिटरिंग, रिव्यू, मेंटेनिंग और इंप्रूविंग, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर जो है आ जाती है। क्लियर है? अब ये जो सिस्टम है, ये जो स्टैंडर्ड है हमारा, ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड है वो इंप्लीमेंट करने का जो क्राइटेरिया है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। बिजनेस का हमारा साइज क्या है, स्केल ऑफ एक्टिविटी क्या है, उसके हिसाब से ही जो है हमारा ये सिस्टम जो है वो इंप्लीमेंट किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स की यहाँ पर बात करें, इस फैमिली के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड है, तो पहला इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड देखो क्या है? ISO IES 27001। ठीक है, 2013। तो ये इस फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड है, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड है ना वो कोर स्टैंडर्ड है जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जो है डील करता है। यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी जो है हमारा, उसको इस्टेब्लिश, ऑपरेट, मेंटेन, इंप्रूव, ये सारी चीजें जो है वो हमारे स्टैंड 27001 2013 स्टैंडर्ड के अंडर जो है वो आ जाती है। क्लियर है आपको? अब ये जो स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर डिजाइन किया गया है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, ताकि ये स्टैंडर्ड अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से यूटिलाइज जो है वो कर सके। अब जो 27001 स्टैंडर्ड है ये काफी यहाँ पर जो है फेमस हुआ है, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे इसको काफी यहाँ पर अडॉप्ट किया जाता है। इसके पीछे जो मेन रीजन है ना, इसका जो PDCA मॉडल है, ठीक है, यानी कि प्लान डू चेक एक्ट है, ये इस मॉडल करके ये जो स्टैंडर्ड है वो काफी फेमस जो है हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये जो मॉडल है ना वो एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करता है जिससे हम आसानी से अपनी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। तो इस मॉडल के अंदर बहुत सारे यहाँ पर चैप्टर्स हैं जो कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के साथ, ठीक है, जो सिस्टम है हमारा उसके अलग अलग एस्पेक्ट के साथ यहाँ पे जो है डील करता है। तो पहला चैप्टर देखो यहाँ पर है हमारा, पहला जो चैप्टर है वो क्या है? 1 और 2, यानी कि 1 और 2 चैप्टर ये डील करते हैं हमारे स्कोप, इंट्रोडक्शन एंड नीड फॉर ISMS के साथ। तो सबसे पहले अगर हम स्कोप की बात करें तो स्कोप के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि जो हमारा यहाँ पर सिस्टम है, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम है, उसकी बाउंड्रीज क्या रहेगी, एप्लीकेबिलिटी यहाँ पर जो है वो क्या रहेगी, कौन कौन सी एसेट्स इसके अंदर कवर होंगी, कौन कौन से प्रोसेस इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे।
नेक्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर हम बात करते हैं कि ये जो सिस्टम है उसको हम इंट्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इम्प्लीमेंट करने का ISMS को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नीड फॉर ISMS, यानी कि ISMS की नीड यहाँ पर क्यों है, क्या रीजंस है जिसकी वजह से हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, इंक्रीजिंग रिस्क एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर थर्ड की। चैप्टर थर्ड यहाँ पर डील करता है टर्म एंड डेफिनेशंस के साथ। तो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, जो डेफिनेशंस आती हैं, उसको डिफाइन करने का काम जो है वो चैप्टर 3 करता है। तो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो इस चैप्टर के अंदर जो है वो होते हैं, और इसका एक कंसेप्चुअल मीनिंग प्रोवाइड करने का काम जो है इस चैप्टर का होता है। नेक्स्ट है चैप्टर 4। ठीक है, इसका मेन काम होता है रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट जो पॉलिसीज है, जो स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी है, ठीक है, जो रिस्क ट्रीटमेंट प्लान है, इनकी हम पॉलिसी बनाते हैं, इसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी करके यहाँ पर जो है वो रखते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 5, ये डील करता है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, यानी कि ये हमें बताता है कि एक मैनेजमेंट जो है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड, ये चैप्टर हमें बताता है कि जो मैनेजमेंट है ना उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। मतलब कि IT सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, ये जो हमारा ISMS सिस्टम है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो हमारा मैनेजमेंट है वो अपना पार्टिसिपेशन दिखाए। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाए, रिसोर्सेज को यूज करके प्रॉपर तरीके से ISM सिस्टम को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर 6 की। तो जो चैप्टर 6 है वो डील करता है ऑडिट प्रोग्राम्स के साथ। ऑडिट प्रोग्राम का मतलब है कि ऑडिट कैसे की जाएगी, यानी कि जो हमारा ISMS सिस्टम है उसकी चेकिंग कैसे की जाएगी, उसकी वेरिफिकेशन कैसे की जाएगी, ताकि हम देख पाए कि जो ISMS है वो कितना अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हुआ है और सही तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, चैप्टर 7। चैप्टर 7 डील करता है मैनेजमेंट रिव्यू के साथ। जो मैनेजमेंट है ना उसको मीटिंग्स करनी चाहिए। ठीक है, मीटिंग में डिस्कशन करनी चाहिए। ठीक है, उस डिस्कशन के बेस पर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने चाहिए, ताकि हमारा जो सिस्टम है ISMS सिस्टम है वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हम कर सके। नेक्स्ट चैप्टर 8 है, ये डील करता है इंप्रूवमेंट ऑफ ISMS प्रोसीजर। तो यहाँ पर बोलता है कि हमें कंटिन्यूअसली जो हमारा ISMS सिस्टम है, जो उसके अंदर प्रोसीजर जो प्रोसेसेस है उन्हें हमें इंप्रूव करना है, ताकि जो IT सिक्योरिटी है वो भी लास्ट में इंप्रूव हमारे यहाँ पर जो है हो सके। क्लियर है। तो इसके अंदर हमें जो ऑडिट प्रोग्राम्स है, ठीक है, उनको रेगुलरली बेसिस पे जो है मॉनिटर करना है, असेस करना है और रिव्यूज देखना है कि जो हमारा ISMS सिस्टम वो सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। और अगर कोई नॉन कन्फर्मिटीज दिखते हैं, यानी कि कोई भी गलत चीज दिखती है तो उसे रिमूव करना है। क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है हमारे। उसके बाद बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ISO 27001। अब ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड है, तो इसके क्या बेनिफिट्स यहाँ पर होते हैं। तो पहला बेनिफिट क्या है, रिस्क को मिनिमाइज करता है। ठीक है, और मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन एसेट्स को, डाटा को, जो भी रिस्क होता है उसको मिनिमाइज करने में हेल्पफुल होता है और हम रिस्क को सही तरीके से मैनेज कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो हमारे यहाँ पर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, यानी कि लीगल और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमें फॉलो करने हैं उनको फॉलो करने में भी, उनको अप्लाई करने में भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्या है, जो डाटा सिक्योरिटी वो बेटर होती है। जो हमारे जितने भी वायलेशन होते हैं, ठीक है, जो डाटा ब्रीचेस होते हैं उसको हम कम कर पाते हैं, जिससे हमारा डाटा जो है वो सिक्योर रहता है। उसके बाद बिजनेस हमारा जो है वो कंटिन्यूटी में रहता है, यानी कि हमारा बिजनेस रुकता नहीं है, और किसी की इसमें अगर कोई डिजास्टर आ जाती है तो उससे भी रिकवर करने में हमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है। क्लियर है। अब क्योंकि इस स्टैंडर्ड को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली हुई है, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस स्टैंडर्ड को यूटिलाइज करते हैं तो ग्लोबल मार्केट में उसको एक लीवरेज मिल जाता है। लीवरेज का मतलब कि उसको बेनिफिट मिल जाता है और वो उस बेनिफिट का फायदा उठा के प्रॉफिट यहाँ पे जो है वो कमाता है। तो ये कुछ बेनिफिट थे ISO 27001 के। नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड है वो है हमारा यहाँ पर IS 27002 2013। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड है वो बेसिकली डील करता है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल, यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारा कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, हमें कैसे यहाँ पर काम करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर जो है वो बताता है। क्लियर है। तो ये हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस और कंट्रोल्स बताता है, जिसकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को, डाटा को जो है वो सिक्योर करके रख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। क्लियर है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी कंट्रोल को इंप्लीमेंट करने में ये हेल्पफुल होता है, ताकि जितने भी रिस्क हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे ISMS से रिलेटेड उसको हम रिमूव जो है वो कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं ISO ICS 27003 की। तो ये जो स्टैंडर्ड है वो मेनली डील करता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंटेशन गाइड, यानी कि हमारा जो ISMS जो सिस्टम है, ठीक है,
उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए हमें यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड जो है वो करता है। क्लियर है? तो ये कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस, कुछ यहाँ पर रूल्स हमें बताता है, जिसकी हेल्प से हम प्रॉपर तरीके से जो है आईएमएस सिस्टम को जो है इम्प्लीमेंट कर पाते हैं और अपनी जो रिस्क है उसको यहाँ पे जो है वो खत्म कर पाते हैं। क्लियर है? तो जो हमारा आईएमएस सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड करने में काफी हेल्पफुल ये जो है होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आईएसओ आईईएस 27004 2016। तो ये जो है वो मेनली डील करता है मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इवोल्यूशन के साथ। किसकी इवोल्यूशन क्या है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, जो हमारा आईएसएमएस सिस्टम है, वो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है वो काम कर रहा है, इसकी इफेक्टिवनेस कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसको अगर हमें देखना हो तो वो स्टैंडर्ड हमें इसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो बताता है। क्लियर है आपको? तो ये स्टैंडर्ड हमें गाइड करता है हमारे आईएसएमएस की इफेक्टिवनेस और परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, जिसके बेस पर हम जान सके कि हमारा जो आईएमएसएम सिस्टम है वो कितना अच्छा है, कितना बुरा है। ठीक है? और अगर कोई खामी दिखती है तो वो भी हम देख सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर मैट्रिसेस इंडिकेटर डेवलप करता है, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्रोसेस की परफॉर्मेंस को जांच पाते हैं। नेक्स्ट क्या? आईएसओ आईईएस 27005 2018। तो ये जो मेनली डील करता है वो हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट के साथ डील करता है। यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी रिस्क हो सकते हैं ना, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज, कंट्रोल और मिटिगेट करने में यहाँ पर जो है वो हेल्पफुल होता है। तो ये डिटेल्ड गाइडलाइन हमें यहाँ पर प्रोवाइड करता है, जिससे हम रिस्क को प्रॉपर तरीके से मैनेज जो है वो कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या है? आईएसओ आईईएस 27006 2015। तो ये मेनली डील करता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ बॉडीज प्रोवाइडिंग ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन। या देखो देखो जो आईएसओ है ना, ठीक है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है तो उसका सर्टिफिकेशन लेना जरूरी होता है। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को ये सर्टिफिकेट तभी मिलेगा, ठीक है, जब भी इसकी कंडीशन को फुलफिल यहाँ पे जो है वो किया जाएगा। तो ये जो सर्टिफिकेशंस है, ठीक है, आपने कई बार देखा होगा, जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो वहां पर आईएसओ सर्टिफिकेशन लिखा होता है। तो इसका मतलब होता है कि आईएसओ की गाइडलाइंस को फॉलो किया गया है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है। तो ये जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर कैसे मिलेगा, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, ठीक है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, वो चीज जो है इसके साथ डील करता है, ये स्टैंडर्ड डील करता है। नेक्स्ट क्या है? आईएसओ आईईसी 27007 2011। तो ये मेनली डील करता है हमारा ऑडिटिंग के साथ, यानी कि हमारा जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी ऑडिटिंग कैसे की जाएगी, और इसमें हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट दोनों ही यहाँ पर जो है आ जाता है। क्लियर है? तो ये पूरा प्रोसीजर बताएंगे, हमारे जो ऑडिटर्स हैं उनको बताएंगे कि आप किस तरीके से, सही तरीके से ऑडिटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आईएसओ टॉपिक था वो यहाँ पर ओवर होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कोविड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स इन आईटी। ठीक है, तो ये भी कुछ हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये भी कुछ हमारे यहाँ पर स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको फॉलो करके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को सही तरीके से इंप्लीमेंट जो है वो कर पाती है। तो कोविड का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इसको जो डेवलप किया है वो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट कंट्रोल एसोसिएशन ने डेवलप किया। तो ये दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। पहला फुल नेम कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टेक्नोलॉजी, और किसने डेवलप किया है? इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट कंट्रोल एसोसिएशन है। अब इसका जो मेन पर्पज है वो यही है कि ऑर्गेनाइजेशन को गाइडेंस प्रोवाइड करना, ताकि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको मैनेज कर पाए और गवर्न कर पाए। यानी कि मैनेज करने का मतलब कि रिस्क को मिटिगेट किया जा सके और सही तरीके से काम जो है वो किया जा सके। तो इसके अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ हमारे पास कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स और प्रोसेसेस होते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं, जिनका यूज करके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सही तरीके से जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सिक्योरिटी, उसको मेंटेन कर पाती है। तो कुछ लेटेस्ट कोविड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में यहाँ पर जो है वो बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारे हैं पर लेटेस्ट जो अभी चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे तो इससे से रिलेटेड आएंगे, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या है? हमारा कोविड 5। ठीक है, जो कि यहाँ पर 2012 में यहाँ पर जो है आया था। कोविड 5 के अंदर हमारे कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो कि यहाँ पर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? तो जो भी हमारे जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, अब उसका बिजनेस के ऊपर काफी इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम जो है कोविड 5 के जरिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, इफेक्टिव तरीके से उसे मैनेज कर पाते हैं, सिक्योरिटी मेंटेन कर पाते हैं, जिससे अल्टीमेटली हमारे जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको हम अचीव जो है वो कर पाते हैं। अगर हम फीचर्स की बात करें तो जो कोविड 5 है उसका जो पहला फीचर है वो ये है कि ये प्रोसेस फोकस्ड है। मतलब कि ये प्रोसेस के ऊपर ज्यादा यहाँ पर जो है ध्यान देता है। तो इन्होंने एक सेट ऑफ प्रोसेस हमें प्रोवाइड किया है, जिसकी हेल्प से हम आईटी गवर्नेंस और मैनेजमेंट जो है यहाँ पर कर सकते हैं। आई होप आपको गवर्नेंस और मैनेजमेंट का मीनिंग अच्छे से यहाँ पर क्लियर है, तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है?
फ्रेमवर्क इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जो हमारा ये कोविड 5 है, ये अदर फ्रेमवर्क जैसे कि ITL हो गया, ISO हो गया, इनके साथ में मिलकर जो है वो काम करता है, उनके साथ इंटीग्रेट होकर काम जो है वो करता है, ताकि बेहतर IT सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट क्या है, इनेबलर बेस्ड अप्रोच। तो इस कोविड 5 ने इनेबलर का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया था। इनेबलर क्या होता है, कुछ यहाँ पर फैक्टर्स होते हैं जो कि यहाँ पर IT रिलेटेड प्रोसेसेस की सक्सेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि IT रिलेटेड प्रोसेसेस कितने सक्सेसफुल होंगे वो डिपेंड करता है इन फैक्टर्स के ऊपर, उन्हीं को हम इनेबलर्स कहते हैं। अब ये इनेबलर्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, देखो प्रिंसिपल हो गया, कोई पॉलिसी हो गया, कोई प्रोसेस हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो गया, कल्चर हो गया, ये हमारे आ जाते हैं इनेबलर्स के अंडर। नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ साइकिल अप्रोच की, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल अप्रोच को फॉलो करता है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर हो गया, कोई सिस्टम हो गया, उसकी पूरी लाइफ साइकिल को जो है वो कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है, उसको इंप्लीमेंट करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्या, अलाइनिंग IT विद बिजनेस गोल। जो हमारा IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसको हमारे बिजनेस गोल्स के साथ अलाइन करने में हेल्पफुल होता है, यानी कि इंश्योर किया जाता है कि जो हमारा यहाँ पर IT टेक्नोलॉजी है वो हमारे बिजनेस के गोल्स के अकॉर्डिंग ही हो, हमारे बिजनेस के गोल्स को अचीव करने में हेल्पफुल हो। नेक्स्ट बात करते हैं कोविड 2019 की, ठीक है। तो ये एक अपडेटेड वर्जन है कोविड 5 का ही, ठीक है, और सबसे लेटेस्ट यही वाला है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर हमारे कई सारे जो प्रॉब्लम्स हैं टेक्नोलॉजी के साथ, बिजनेस के साथ, उसको रिमूव करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट कहते हैं फीचर्स ऑफ कोविड। इसके फीचर्स क्या है, पहला क्या है, डिजाइन फैक्टर। तो जो हमारा कोविड 19 है, इसने यहाँ पर 7 डिजाइन फैक्टर जो है इंट्रोड्यूस किया था, जो कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को कंसीडर करने पड़ते हैं जब भी उन्हें इंप्लीमेंट करना होता है अपने गवर्नेंस सिस्टम को, यानी कि IT सिक्योरिटी गवर्नेंस सिस्टम को इंप्लीमेंट करना होता है, तो उन्हें इन 7 डिजाइन फैक्टर को कंसीडर करना होता है। अब ये 7 डिजाइन फैक्टर कौन कौन से हैं, पहला क्या है, स्टेक होल्डर नीड्स हो गया, एंड टू एंड इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज गवर्नेंस सिस्टम हो गया, ए होलिस्टिक गवर्नेंस सिस्टम हो गया, डायनामिक गवर्नेंस सिस्टम हो गया, टेलर्ड गवर्नेंस सिस्टम हो गया, एंड टू एंड गवर्नेंस सिस्टम कंपोनेंट्स हो गया, और गवर्नेंस सिस्टम कैपेबिलिटीज हो गया। तो ये 7 डिजाइन फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्या है, फोकस ऑन स्टेक होल्डर। तो इस कोविड का जो फोकस था वो स्टेक होल्डर्स पे था, यानी कि ये इंश्योर करता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जो नीड्स हैं वो यहाँ पर जो है फुलफिल की जा सके, उनकी नीड्स को फुलफिल की जा सके, ताकि अल्टीमेटली उनको कंपनी में से बेनिफिट पहुंचे। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो हमारी परफॉर्मेंस है, ठीक है, जो हमारे IT सिस्टम्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है उसको मैनेज करने में हेल्पफुल होता है, इंश्योर करता है कि जो हमारा IT गवर्नेंस सिस्टम है वो ओवर द टाइम जो है इंप्रूव होता रहे, अच्छे तरीके से काम जो है वो करता है। क्लियर है, तो ये क्या था हमारा रिलेटेड था कोविड के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं सरबैंस ऑक्सली एक्ट। क्या है सरबैंस ऑक्सली एक्ट, तो जो सरबैंस ऑक्सली एक्ट है, इसको यहाँ पर 2002 में जो है इनेक्ट किया गया था, और इसको इनेक्ट करने का, इसको बनाने का जो मेन पर्पस था वो यही था कि कॉर्पोरेट स्कैंडल्स को, फ्रॉड्स को रोका जा सके, ठीक है। 2002 के टाइम में बहुत सारे कॉर्पोरेट स्कैंडल्स हो रहे थे, क्योंकि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सही तरीके से नहीं कर रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस एक्ट को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि कॉर्पोरेट स्कैंडल्स को रोका जा सके। तो इसका जो मेन एम है वो यही है कि कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्हांस किया जा सके, यानी कि जो कॉर्पोरेट्स है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ पर काम करे। साथ के साथ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर पर फोकस किया गया था कि जितनी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसकी रिपोर्टिंग सही तरीके से की जा सके, यानी कि कोई भी चीज छुपाई ना जा सके। क्लियर है, ताकि जितने भी हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फ्रॉड है उनको यहाँ पर रोका जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट। तो स्टॉक्स एक्ट के अंडर हमारा जो CEO और CFO ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, और पब्लिक कंपनीज के, उनके लिए जरूरी है कि वो अपना इंटरनल सिस्टम, ठीक है, खुद से चेक करें कि उनका इंटरनल सिस्टम कैसा है, उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो कैसे प्रिपेयर हो रही है, इंटरनल कंट्रोल कितना एडिक्यूट है, एक्यूरेसी कितनी है, वो सारी चीजें वो चेक करें और इंश्योर करें कि सारी इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट है, ताकि किसी भी तरह का फ्रॉड जो है वो यहाँ पर ना हो सके। नेक्स्ट क्या है, इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, और एक ऐसा इंटरनल सिस्टम इस्टेब्लिश करना है जो कि बेहतर हो, ठीक है, जिसकी हेल्प से डाटा एक्यूरेसी को इंश्योर किया जा सके, सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सही तरीके से की जा सके। नेक्स्ट क्या है, रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन, ठीक है। इसके अंदर हमें फोकस करना है जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं हमारी कंपनी से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उनको हम यहाँ पर जो है सिक्योर करके रख सकें। नेक्स्ट क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, जिसको हम शॉर्ट में हिपा भी कहते हैं, ठीक है। इस एक्ट को इनेक्ट किया गया था 1996 में। अब इसका क्या रोल है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका जो मेन काम है वो यही है कि हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को प्रोटेक्ट करना है, खास करके जो वर्कर्स हैं, ठीक है। अब ये हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज क्या होता है, देखो, जब भी कोई पर्सन हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर करवाता है, तो उसको क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिलती है।
यानी कि अगर वो बीमार पड़ता है तो उसका जो खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर उठाएगी। जब भी कोई वर्कर ऑर्गेनाइजेशन किसी कंपनी के अंदर जाती है तो उसका हेल्थ इंश्योरेंस उसका एम्प्लॉयर जो है वो करवाता है, ठीक है। कंपल्सरी होता है क्योंकि मतलब ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर डिपेंड करता है। तो जनरली देखा जाता है कि हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर करवाया जाता है, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस करवाया जाता है। अब दिक्कत क्या आती है जब एक वर्कर उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाता है, तो वहां पर क्या होता है कि उसका जो हेल्थ कवरेज है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो रोक दी जाती है, एम्प्लॉयर खत्म कर देता है उसको। तो इस चीज को रोकने के लिए ये एक्ट लेके आया था। इसके अंदर क्या है कि अगर कोई पर्सन, कोई वर्कर एक जगह से दूसरी जगह पे काम करने के लिए जाता है तो उसकी जो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है वो प्रोटेक्टेड रहेगी, उसको हेल्थ इंश्योरेंस की जो कवरेज है वो यहाँ पर मिलती रहेगी, उसको वो कंटिन्यू जो है वो कर सकता है। क्लियर है। साथ के साथ फोकस किया गया जो हेल्थ केयर रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रही हैं उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको सिक्योर किया जा सके, क्योंकि देखो हेल्थ इंश्योरेंस जब करवाई जाती है तो हमारी जो हेल्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वो इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए जरूरी है कि उस इंफॉर्मेशन को वो अपने पास सिक्योर करके रखे, उसको कहीं पे भी लीक ना होने दे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ इंफॉर्मेशन, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में संभाल के रखी गई है उसको सिक्योर करके रखना यहाँ पर जो है काफी जरूरी रहता है। नेक्स्ट क्या है सिक्योरिटी मेजर्स, क्या है हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी मेजर्स। तो ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी मेजर्स यहाँ पर जो है इंप्लीमेंट करने हैं ताकि जो भी हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो हेल्थ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हैं उनको सिक्योर करके रखा जा सके। नेक्स्ट वो क्या है ग्राम लीच बैली एक्ट, जिसको हम GLBA एक्ट भी यहाँ पे जो है वो कहते हैं। अब इसको इंट्रोड्यूस करने का जो मेन पर्पस था वो यही था कि हमारे जो बैंकिंग है, जो इन्वेस्टमेंट है, जो इंश्योरेंस है, उनके बीच में जो ट्रेडिशनल बैरियर है कि इनको एक दूसरे से अलग अलग होके यहाँ पर जो है वो काम करना पड़ता है, उसको खत्म किया जा सके ताकि ये एक दूसरे से डीलिंग सही तरीके से कर सके और जो भी कोऑर्डिनेशन के साथ एक साथ जो मिलकर यहाँ पे जो है वो काम कर सके। तो इसका जो मेन पर्पस था वो यही था इस एक्ट का कि इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर जितना भी कस्टमर रिलेटेड इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है उसे यहाँ पर जो है वो प्रोटेक्ट करना। क्लियर है। तो इसके रिकॉर्डिंग एक एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम को जो है वो बनाना चाहिए, इस्टेब्लिश करना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए जितनी भी हमारी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो यहाँ पर जो है मेंटेन करके रखी जा सके। अब इस प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को कवर करना होता है, जैसे कि रिस्क असेसमेंट हो गया, ठीक है, जो चेंज प्रोसीजर्स है, ठीक है, वो क्या रहेंगे उसको डिफाइन करना जो है वो जरूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। क्या है हमारे यहाँ पर पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। अब ये जो हमारा सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जितनी भी हमारी कार्ड ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है, जितनी भी हमारी कार्ड ट्रांजेक्शन होती हैं उसको सिक्योर करने के लिए। देखो जब भी आप किसी शॉप पे जाते हो, क्रेडिट कार्ड का यूज करते हो, डेबिट कार्ड का यूज करते हो, तो क्या होता है कि आपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे बैंक डिटेल्स हो गए है ना, वो यहाँ पर जो है हम प्रोवाइड करते हैं हमारी जो मर्चेंट है उसको, ठीक है। तो वहां पर इस इंफॉर्मेशन के लीक होने के काफी यहाँ पर चांसेस होते हैं। तो ये जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया गया था कि जितनी भी पेमेंट कार्ड ट्रांजेक्शन होगी उससे रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन होगा, कार्ड होल्डर का डाटा होगा, उसे प्रोटेक्ट करके रखना है। तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि जितने भी मर्चेंट या फिर बैंक इन्वॉल्व है, जितने भी हमारे मर्चेंट या फिर बैंक इन्वॉल्व है सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, मतलब ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उनके लिए जरूरी है कि सिक्योरिटी मेजर्स को इंप्लीमेंट करें ताकि जितना भी डाटा है उसे सिक्योर किया जा सके। नेक्स्ट क्या है SAS 70 स्टेटमेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। क्या है SAS 70 स्टेटमेंट ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। तो ये जो स्टैंडर्ड थे वो बेसिकली यहाँ पर थे ऑडिटिंग के लिए, ठीक है। ऑडिटिंग का मतलब मैंने आपको बताया, ऑडिटिंग क्या होता है, वेरिफिकेशन करना, चेकिंग करना कि कोई काम सही तरीके से चल रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ पर जितने भी हमारे ऑडिटर्स हैं उनको कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, क्राइटेरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो रेलेवेंस है उसको यहाँ पर चेक कर सके कि जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो सही तरीके से काम कर रही है या फिर नहीं है। तो ये कुछ मेथड्स को डिस्कस करता है जो कि एडिटर जो है यूज करते हैं चेक करने के लिए, अटेस्ट करने के लिए हमारा जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो IT सिक्योरिटी है उसको जज करने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं ETSI साइबर, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड होता है। तो ETSI का पूरा नाम है यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। और इसका TC का क्या है टेक्निकल कम्युनिटी साइबर। अब इसका जो मेन पर्पस है इसको इंट्रोड्यूस करने का, इस बॉडी का जो मेन काम है वो यही है कि जो हमारा इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसके अंडर सिक्योरिटी को जो है मेंटेन कर सके। देखो हर स्टैंडर्ड का जो है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है, पर ये जो स्टैंडर्ड है ना वो बेसिकली बनाया गया था जितने भी हमारे टेलीकॉम इंडस्ट्री है, ठीक है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है
उसको जो है वो सिक्योर करने के लिए। तो इसके अंडर कई सारी चीज़ों पे जो है वो ध्यान रखा गया। सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 2014 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ जैसे कि साइबर सिक्योरिटी हो गया, सिक्योरिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सिक्योरिटी गाइडेंस हो गया, सिक्योरिटी टूल्स और टेक्निक्स हो गए, इसके ऊपर जो है वो फोकस करता है और इसको डेवलप करने में यहाँ पे जो है हेल्प करता है। क्लियर है आपको? क्लियर है यहाँ तक? तो हमने यहाँ तक जो इंटरनेशनल हमारे स्टैंडर्ड्स थे, ठीक है, हमने डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ा, बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। किसी भी तरह का डाउट होता है आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर यहाँ पर मैं कंक्लूड करूँ तो स्टैंडर्ड्स क्या है, कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस है, क्राइटेरिया जिनको रिकॉग्नाइज बॉडीज बनाती हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज करके अपने आईटी सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट कर सके। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, कुछ यहाँ पर मेथड्स एंड टेक्निक्स हैं जो कि इंडस्ट्री लेवल पे एक्सेप्ट किए जाते हैं ताकि उनका यूज करके आईटी सिक्योरिटी को इन्हांस कर सके और इसको कोई रिकॉग्नाइज बॉडी यहाँ पे जो है नहीं बनाती। तो इसके बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इन सभी का सिक्योरिटी स्टैंडर्ड और जो बेस्ट प्रैक्टिस उसका एक ही पर्पज है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हमारी जो आईटी सिक्योरिटी है उसको यहाँ पे जो है वो मेंटेन करके रखा जा सके। बेसिक स्टैंडर्ड और हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस का, ठीक है, जो है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन को जिसकी हेल्प से वो आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर पाती है और जितने भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाती है ताकि जो इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है, वो यहाँ पर जो है सिक्योर रह सके। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप यहाँ पर चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो और अगर आपको क्लियर है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर है। और अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में आईटी सिक्योरिटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स से प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में आईटी सिक्योरिटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिलता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 2023। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।